Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will revise a topic that we have studied earlier. सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा लॉ था, तो दैट टॉपिक मस्ट बी रिवाइज। इसीलिए इस टॉपिक को हमने आज डिसाइड किया कि हम इसको रिवाइज करेंगे। लॉ और लीगल प्रोसीजर और उससे रिलेटेड टर्म्स जो हैं बेसिकली वो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम आज रिवाइज करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले आ जाती है फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन। आप लोगों को जब ये टॉपिक पहले भी पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि आपका वाइवा जो है स्टार्ट होता ही है डेफिनेशन से। फोरेंसिक के आप क्या, ये सब्जेक्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन, जो इस सब्जेक्ट के और नाम है, लीगल मेडिसिन, स्टेट मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। इस फोरेंसिक का मीनिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। आपका वाइवा स्टार्ट यहाँ से होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट या इस नॉलेज के बारे में। अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं आती, आपसे ऑब्वियसली आगे क्या एक्सटर्नल ने या इंटरनल कोई भी पूछ रहा है, या मैम अगर एज ए इंटरनल वाइवा स्टार्ट करती हैं तो वो तो कन्फर्म फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन पहले पूछती। इसलिए आप लोगों को जब मैंने पहले भी पढ़ाया था तो उनको बार बार इस पर एम्फेसिस किया था कि आपको फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन हैं जो कि कन्फर्म है कि आप लोगों को आनी चाहिए। फोरेंसिस लैटिन वर्ड है, वहाँ से निकला है। मतलब इसका जो है लैटिन में फॉरम है, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जो हैं इकट्ठे होके पहले ज़माने में जो है वहाँ पे वो जो है कंबाइन लोगों की एक गैदरिंग होती थी, जहाँ पे वो लोग अपने जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अपने किसी भी जो है जो उनका एक नुमाइंदा है उसको जो है वो बताएं, तो वो मिल के बैठ के जो है, जैसे हर जगह पे अगर आप देखें छोटी छोटी अदालतें लगाई जाती हैं कबीलों में और डिफरेंट जगहों पे जो है सिंध के कबायली इलाके हैं, ठीक है। इसी तरह जो है केपी के वहाँ पे छोटे छोटे वहाँ पे इलाकों के सरदार और वो सब बैठ के लोगों की ग्रीवेंसेस पूछते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम हो कोई वो डिस्कस करते हैं। इंडिया से ये चलता आ रहा है, हमारा जो हमारी हिस्ट्री है उसमें ये इसी तरह चलता आ रहा है। अब जो है इसका भी 3 एराज थे, ये भी फर्दर हम डिस्कस इसमें करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री को भी टच करेंगे। 3 डिफरेंट एराज थे जिसमें ये पहले जो है वो माइट इज़ राइट वाला, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर था, ठीक हो गया। कोई वो इस तरह का लॉ से रिलेटेड कोई सिस्टम नहीं था। फिर ऐसा ऐसा लॉ और ये वाली चीज़ें जो है कोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुई, उनमें लोगों ने बैठ के फिर वो और जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई। फिर प्रॉपर जो है प्रोसिक्यूशन, जज, कोर्ट और जो है अब तो जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हर लेवल पे डिफरेंट जो है वो सिस्टमाइज तरीके से जो है अब हमारा सारा सिस्टम जो है वो एक स्ट्रीमलाइन हो गया। फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो बेसिकली, फोरेंसिक मैंने कहा कि लैटिन वर्ड है। मेडिसिन क्या चीज़ है, अगर मेडिसिन की हम बात करें तो मेडिसिन एक मेडिसिन नॉलेज जो कंसर्न है विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस से रिलेटेड जो हम मेडिसिन में ट्रीट करते हैं वो ही वाली मेडिसिन है। रेमेडी इन एनी फॉर्म जो है वो मेडिसिन कहलाती है। नॉलेज अबाउट द ह्यूमन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। फोरेंसिक मेडिसिन, लीगल मेडिसिन, स्टेट मेडिसिन, ये सारे इसी के नाम है। is a branch of medicine which deals with the application of knowledge and principle of medical science to help law in civil as well as criminal cases, or in short it deals with the practice of medicine in relation to the law. Court medicine, legal medicine, forensic medicine, medical jurisprudence, forensic medicine, medical jurisprudence, ये सारे के सारे इसके डिफरेंट जो हैं वो नेम्स हैं। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन के लिए, कोई भी नाम यूज़ किया जा सकता है। डेफिनेशन और इसका स्कोप बेसिकली यही है। फोरेंसिक मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर द purpose of law for furtherance of justice, whereas the medical jurisprudence is the application of knowledge of law, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर गाइडेंस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी गाइडेंस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं उस नॉलेज की एप्लीकेशन जो है वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में जाती है। मेडिसिन का मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ जो है एक लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन है और एक मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ है। मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ वाला एस्पेक्ट है फोरेंसिक मेडिसिन का
फोरेंसिक मेडिसिन का है और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस लीगल एस्पेक्ट्स मेडिकल प्रैक्टिस की है। ठीक हो गया। इसमें जो इसका स्कोप वाइज या इसमें अगर आप इसके एलिमेंट देखें तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट, हेल्थ केयर लोगों की, लॉयर्स की, कोर्ट्स की कंबाइंड फॉर्म में जो है सबकी होनी चाहिए। रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ colonial medical legal system जो हमारा 1947 से आ रहा है, डिज़ाइन फॉर द मैनिपुलेशन एट ऑल लेवल्स। अब दूसरी हम बात करेंगे, ये आप लोगों के एनआरए में भी एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, टीचिंग डिपार्टमेंट फोरेंसिक मेडिसिन का फर्स्ट चैप्टर में एनएससी बाराबाद में बड़ा अच्छा उन्होंने एक छोटा टैबुलेटेड फॉर्म में और वो एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाने के लिए बनाया है। टीचिंग डिपार्टमेंट जो है फोरेंसिक मेडिसिन का कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ये वैसे बात हो रही है गवर्नमेंट सेटअप वाले हॉस्पिटल्स में, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं लाइक मेयो हॉस्पिटल हो गया, जिन्ना हॉस्पिटल हो गया, अलामा इकबाल जिन्ना हॉस्पिटल, वहाँ पे बेसिकली जो है फोरेंसिक मेडिसिन का डिपार्टमेंट जब बनाया जाता है तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो एसेंशियल्स होनी चाहिए। तो वहाँ पे एक मेडिकल लीगल क्लिनिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फोरेंसिक मेडिसिन जो है वो दोनों चीज़ों को डील करता है, डेड और लिविंग दोनों को। लिविंग वाले केसेस आपके पास एमएलसी के लिए आएंगे, जितने भी कोई टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, जो पुलिस केस हुआ, कोई ट्रॉमा से रिलेटेड कोई केस हुआ, ठीक है, फिजिकल असॉल्ट से रिलेटेड, सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कोई केस हुआ तो उसका जब मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन करना है तो मेडिकल लीगल क्लिनिक का होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल लीगल क्लिनिक होना ज़रूरी है और एक लेबॉर्ट्री की सर्विसेज होनी चाहिए इसके साइड बाय इसके साथ साथ, क्योंकि लैब से आपने हर चीज़ जो है कंफर्म करानी है। लाइक आपके पास कोई केस आ जाता है जिसमें आपने एज एस्टिमेशन करनी है तो आपके पास एक्सरे का होना ज़रूरी है। आपके पास कोई पॉइजनिंग का केस आ जाता है जिसमें आपने डिटेक्ट करना है उस पॉइजन को तो आपके पास लैब होनी चाहिए, लैब सर्विसेज होनी चाहिए जहाँ पे आप उसका स्पेसिमेन जो है वो भेज सकें। इसके अलावा अगर लिविंग डेड की बात आए तो ऑटोप्सी रूम होना चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर ऑटोप्सी रूम हो। ऑटोप्सी रूम का भी ऑटोप्सी वाले चैप्टर में प्रॉपर वो सारा बनाया हुआ है कि कैसा रूम हो, ठीक है, कितना उसका जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हो, वेंटिलेशन कैसी हो, लाइट्स कैसी हो, एवरीथिंग हो, एक प्रॉपर ऑटोप्सी रूम हो, ठीक है। इसके साथ ऑटोप्सी रूम के साथ अटैच जो है वो फोरेंसिक की एनाटॉमी, फोरेंसिक हिस्टोपैथोलॉजी, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक सीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी और न्यूट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट जो है साइड बाय साइड साथ जो काम करेंगे वो हों। इसके अलावा लेक्चर रूम्स और म्यूजियम हो स्टूडेंट्स को बताने के लिए, पढ़ाने के लिए वहाँ पे। तो ये एक टैबुलेटेड फॉर्म में बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एनएससी बारामान में जो है वो बताया हुआ है कि एक जो है गवर्नमेंट सेटअप का जो एक आपका डिपार्टमेंट है फोरेंसिक मेडिसिन का, उसकी क्या एसेंशियल्स है, ठीक है। लॉ की बात हम जब करते हैं तो लॉ में बेसिकली आ जाता है आपका डेफिनेशन। सबसे पहले लॉ क्या चीज़ है? इट कैन बी डिफाइंड एज द रूल इस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी, society or a custom based on the reasons as quoted. Law is nothing but reasons and what is not reason is not law. लॉ को फर्दर हम कॉमन लॉ और उसमें स्टैट्यूट लॉ में डिवाइड करते हैं। कॉमन लॉ क्या चीज़ है? ये एक अनरिटन लॉ है, जनरली अप्लाइड सिस्टम ऑफ लॉ बेस्ड ऑन कंडक्ट, डिसीजन, यूसेज एंड कस्टम्स। The usefulness of common law is universal applicability. Law is a set of rules and regulation which controls and regulate the conduct and behavior of the people. तो ये वाली जो पहली वाली definition है, law is nothing but reason and which is not reason is all law, ये इतनी authentic definition नहीं है, आपकी नसीबा रमान में यही वाली कोड की भी है। इसके अलावा ये वाली अच्छी जो है डेफिनेशन है, आप ये भी जो है सुना सकते हैं अगर आपसे कोई लॉ की डेफिनेशन पूछे। लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल। लॉ इज नथिंग, साथ आप इसके लिए भी ऐड ऑन कर सकते हैं। लॉ की हमने क्लासिफिकेशन की बात की कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ है। सबसे पहले मेन तो कॉमन लॉ और स्टैट्यूट लॉ है, फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन सिविल और क्रिमिनल में के अलावा अगर छोटे दूसरे लॉज जो हैं वो हम आगे बढ़ेंगे। लॉ इज इंटरेस्टेड इन बोथ इंटेग्रिटी ऑफ लाइफ एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। एनीबॉडी डूइंग एनी हार्म टू दीज टू पर्पस शुड बी मेड पनिशेबल, तो क्राइम कहलाएगा। लॉ और मेडिसिन का एक बॉन्ड है, बॉन्डेज है। हमने बात की थी कि मेडिसिन इन फोरेंसिक मेडिसिन
जो है वो लॉ के बगैर नहीं है। या और इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं वो उनको कोर्ट और लॉयर्स की के साथ कोलैबोरेट करके कंबाइंड फॉर्म में जो है दोनों की कंट्रीब्यूशन होना इस सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर डॉक्टर को इन द फॉर्म ऑफ समन कोई आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो अपने कोई एविडेंसेस जो है उसको रीराइट करवाए, उसको रिकॉर्ड दोबारा करवाए, या उसके ऊपर जो है वो कोई वो ऑब्जेक्शन लगी है तो उस ऑब्जेक्शन को वो क्लियर करे। वो डॉक्टर्स को बेसिकली बुलाया जाता है कोर्ट में। वहाँ पे उनका जो है कोर्ट में डॉक्टर का होना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है। और इसी तरह इस बॉन्डेज में लॉयर का होना बहुत ज़रूरी है। लॉ से रिलेटेड कोर्ट, जज, लॉयर का उनके साथ कोलैबोरेट करना डॉक्टर्स के साथ, ठीक हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। तब ही इनका एक बॉन्ड बनेगा, एक अच्छी बॉन्डेज बनेगी, तब आप जो है वो जस्टिस को फर्दर जो है फाइंड आउट कर सकेंगे कि क्या चीज़ जो है वो एविडेंसेस जो हैं क्या क्या उन एविडेंसेस में सच्चाई थी क्या नहीं थी। फोरेंसिक मेडिसिन, क्रॉस रोड फोरेंसिक मेडिसिन जो है छोटी मोटी आगे लीगल प्रोसीजर्स से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन, क्राइम बेसिकली क्या है, एनी सोशल हार्म दैट इज मेड पनिशेबल बाय द लॉ इज द क्राइम। सिस्टम इनिशियली 1700 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, इनएडिक्वेट था, अनजस्टिस था, नॉट यूनिफॉर्म था। लेटर सोसाइटी स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द पॉलिसीज एंड डॉक्ट्रिन। लॉजिकली अगर 3 एराज से जो मैं बात कर रही थी कि 3 एराज से डेवलपमेंट के, फर्स्ट एरा वाज द माइट इज राइट, सेकंड एरा वाज द सूडो जस्टिस एरा, एंड थर्ड एरा वाज द मॉडर्न एरा जो कि आजकल है, जिसमें कोर्ट्स हैं, सिस्टम है, सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। क्रिमिनल जस्टिस वाला माइट इज राइट वाला प्रिमिटिव था, punishment without trial and award of punishment by a single individual holding authority in the community, and later 2 or more individuals sharing the authority. No concept of appeal. Victim was unable to retaliate. वो ना कोई अपना कुछ वो दे सकता था, कुछ बोल सकता था, ना उसको रिटेलिएट कर सकता था, अपने बारे में सफाई पेश कर सकता था, अपील ही कर सकता था। अभी तो अपील के इतने चांस, इवन जो है डेथ सेंटेंस के ऊपर जो है आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके फर्दर अपील कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें अब जो है वो मॉडर्न एरा में इंक्लूड हो गई हैं। नेक्स्ट एरा वाज द सूडो जस्टिस एरा, जो कि इंटरमीडिएटली सेल्फ स्टाइल्ड प्रोसिक्यूटर्स हैं, जजेस हैं विदाउट डिफाइंड सिस्टम। लेकिन इसमें भी ना कुछ डिफाइंड सिस्टम नहीं था। सिंगल स्केल ऑफ पनिशमेंट था, लाइक आई फॉर आई, लाइफ फॉर लाइफ, ठीक है क्या, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है इसमें मैसिव है। देन जो है वो मॉडर्न जस्टिस वाला एरा आ गया, जो कि लेटेस्ट प्रॉपर सिस्टम है। अथॉरिटी शिफ्टेड टू अ सोसाइटी एज अ होल, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड स्पेसिफिक लॉ एंड एजेंसीज, ट्रायल एंड पनिशमेंट। सब्सटेंसिव लॉ है इसमें, जो है सब्सटेंसिव लॉ है, लीगल प्रोसीजर्स हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस है, कॉग्नाइजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तब हम बात करेंगे क्रिमिनल जस्टिस की। क्रिमिनल जस्टिस में हम बात करेंगे कि हमारी लॉ में कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रिज्यूम है, ऑलरेडी हमने उसको प्रिजम्पशन बनाया हुआ है कि एवरीवन जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें ये आपके आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर हिज क्राइम, एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल इट प्रूव्ड गिल्टी। और जो डाउट है दैट विल फेवर इन अक्यूज्ड। क्राइम के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो कोई भी क्राइम जो है वो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, मैंस रिया और एक्टस रियस। पहले जो है उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, क्रिमिनल इंटेंशन, एंड देन क्रिमिनल एक्ट। तो फैक्टर मिटिगेटिंग क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फैक्टर जो मिटिगेट करते हैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगेट करते हैं, वो है इमेच्योरिटी, इंसैनिटी एंड इंटॉक्सिकेशन। कंपोनेंट्स की हमने बात की कि 2 कंपोनेंट्स हैं क्राइम के, एक्टस रियस इज द क्रिमिनल एक्ट, मैंस रिया इज द क्रिमिनल इंटेंट। प्रिजम्पशंस लॉ की मैंने बता दी कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल brought before the court, everyone is sane when brought before the court, everyone is responsible for his criminal act। ताकि लॉ के प्रिजम्पशंस हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, ठीक है। अक्सर पूछ लिया जाता है, सीडी में भी आता है, और वाइवा में तो मस्ट पूछा जाता है प्रिजम्पशंस लॉ की। जब आप फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन बता देते हो, लॉ में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है या तो
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे आपका वाइवा जो है वो स्टार्ट ही लॉ के चैप्टर से होता है। अगर किसी को लॉ से रिलेटेड नहीं आता तो बहुत ही बुरा इम्प्रेशन होता है। अगले क्वेश्चन वो मतलब क्या देगा, क्योंकि फोरेंसिक मेडिसिन का सब्जेक्ट ही लॉ से रिलेट होता है। लॉ वाले चैप्टर में से जो जो चीज़ें पूछी जाती है, फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन है, इसके क्राइम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मेंस या एक्ट क्या है, लॉ की प्रिजम्पशंस क्या हैं, लॉ के एक्सेप्शंस क्या हैं, ये वाली बेसिकली पूछी जाती हैं। फिर इसके अलावा जो कोई चीज़ पूछी जाती है, एथिक्स, मेडिकल एथिक्स क्या है, हिपोक्रेटिक ऑथ क्या है, ये वाली चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए। लीगल प्रोसीजर हमारे पाकिस्तान में जो लीगल सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, पावर्स, जुरिडिक्शंस, इंपॉर्टेंट लीगल सिस्टम, लीगल प्रोसीजर्स। हमने बात की फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन, जो कि डिराइव्ड वर्ड है फोरम से। फोरम मींस जो है वो जहाँ पे लोग इकट्ठे हों, मार्केट प्लेस, असेंबली फॉर द डिस्कशन ऑफ पब्लिक अफेयर्स, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। इसके अलावा हमने बात की सिविल और क्रिमिनल केसेस की। केसेस जो हैं वो सिविल केसेस में एज एस्टिमेशन के केस हो सकते हैं, सिविल मैरिजेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, वर्किंग इन अ फैक्ट्री, कंसेंट से रिलेटेड केस ऑफ नेग्लिजेंस बाय अ डॉक्टर, एज लाइक नेग्लिजेंस में आप क्या, डॉक्टर की नेग्लिजेंस किस तरह के केसेस, लाइक अप्लाइंग अ टाइट प्लास्टर लीडिंग टू गैंग्रीन, ऑपरेटिंग ऑन अ रॉन्ग पेशेंट, एम्पुटेशन ऑफ अ रॉन्ग फिंगर, ये जो है वो केसेस नेग्लिजेंस के हो सकते हैं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की हमने बात की थी कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस बेसिकली मींस लॉ है और प्रूडेंशिया मींस नॉलेज। सो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस द सब्जेक्ट विद लीगल एप्लीकेशन ऑफ knowledge of law in relation to the practice of medicine. In short, it deals with the legal aspects of medical practice. जो भी हमारे medical practice के legal aspects हैं, वो सारे medical jurisprudence में डिस्कस किया जाता है। एग्जाम्पल है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, जिसमें इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, जो कि एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। इसके अलावा डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप है एंड डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को हम एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं, बेसिकली इट्स अ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इट्स अ समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल। इसमें आपको लिख के साइन करके जिस तरह एक कंसेंट दिया जाता है उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया है तो वो अपना इलाज करवाने आया है, प्रिस्क्रिप्शन लेगा, डॉक्टर जो है उसको लिख के देगा, उसको चेक करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड है। और इसी तरह जो है पेशेंट्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में कि वो डॉक्टर की बात सुनेगा, तो जो उसने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उसको खरीदेगा, खाएगा, फॉलो करेगा, फॉलो अप के लिए अगर उसको बुलाया है तो आएगा। एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर और पेशेंट के दोनों के दरमियान में है। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट may be defined as a contract which is neither written nor verbal between the doctor and the patient, in which it is taken for granted that the doctor will treat the patient to the best of his ability and will not disclose the patient's secrecy, जिसको हम professional secrecy बोलते हैं। And in turn, the patient also has certain obligation towards the doctor that he will take the medicine as directed by the doctor in proper dosage and will have regular follow-up. In this contract, if there is any fault on the part of any party, the other party has full right to file case on any mental or physical disability caused by the doctor due to wrong diagnosis on the part of the doctor to claim for the non-payment of the fee. ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती है एक एम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, जो कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में है। डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप क्या है? डॉक्टर criticizing his colleagues or using unfair means to harm his reputation, such as passing harsh remarks on prescription of other doctors. तो डॉक्टर और डॉक्टर का रिलेशनशिप जो है वो भी होना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने जूनियर कोलीग को जो है क्रिटिसाइज ना करें, किसी की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो कोई आप हार्श या गंदी कोई रिमार्क्स जो है वो ना दें, जब उसका हार्म उसकी रेपुटेशन को हार्म करे। रिमार्क्स ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अदर डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप में आती है। डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप क्या है? Doctor is liable to face the consequences if he fails in his duty to follow law, not appearing in the court even after receiving the valid summons from the court of the law to record his evidence। अगर कोर्ट ने आपको एक समन प्रोवाइड किया, समन भेजा है, ठीक है, अपने वैलिड जो है वो कोई समन भेजा है जो कि आपने अपना
एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के से रिलेटेड है। अगर आप अपेयर नहीं होते कोर्ट में तो ये जो है वो डॉक्टर का स्टेट की तरफ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो खराब करने वाली चीज़ है। अ डॉक्टर कैन आल्सो बी एक्यूज्ड इफ ही फेल्स टू इन्फॉर्म द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी about the case of notifiable disease of food poisoning from the certain hotels and bakery. This is covered under heading of privileged communication. इसी तरह डॉक्टर के पास ये है टुवर्ड्स द स्टेट, डॉक्टर का अथॉरिटी है कि वो कोई भी जो नोटिफाइबल डिजीज़ है, कोई भी वो पैंडमिक केसेस हैं जो कि बाकी स्टेट के लिए जो वो डेंजरस है, कोई फूड पॉइजनिंग का केस है किसी एरिया में, तो उन डिजीज़ को उस एरिया को नोटिफाई करें। ये डॉक्टर का स्टेट की तरफ जो है एक जो है वो है जो जिस पे इसको काम करना है। अगर वो नहीं करता, उसके पास अथॉरिटी है, अगर वो नहीं करता तो वो अपना इस रिलेशनशिप को ब्रेक करता है। Which may be defined as the doctor is bound to inform the higher public authority about a notifiable disease, like case of poisoning from the particular hotel or bakery, or while examining a railway traveler who can't differentiate between the primary colors. In welfare of general public, sometimes it is asked how will you communicate privileged communication? After writing, it should be put in an envelope and sealed, and over the word privileged communication is written in the block letters over the top of the envelope. ठीक हो गया। इस सारी चीज़ को हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि डॉक्टर ने टुवर्ड द स्टेट जो है अपना रोल प्ले करना है। फोरेंसिक मेडिसिन के अलावा इस सब्जेक्ट का अगर पूरा नाम देखें तो फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी है। टॉक्सिकोलॉजी क्या चीज़ है? टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन विच डील्स विद द नॉलेज ऑफ properties, sources, characteristics of poison, the symptoms they produce, and therapeutic measures that should be taken to antagonize their toxic effects. It also deals with the diagnosis and detection of the poison in various chemical tests used to identify them in the living as well as in the dead. It also deals with the law regarding seals and प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डेंजरस ड्रग। जो हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट है उसको भी ये टॉक्सिकोलॉजी जो है वो डील करता है। डेंजरस ड्रग एक्ट बेसिकली क्या है कि to import, storing, manufacturing, marketing, and prescription of dangerous drug. Dangerous drug कौन सी? Drug if taken in a large dose can cause death, or drugs which may cause addiction is kept under strict control of the government by an act known as Dangerous Drug Act. After enforcement of Hudud ordinance, certain definitions are important. जो कि हैं हद बेसिकली क्या है? Any punishment given according to Holy Quran and Sunnah, that is had. ताज़ीर is basically ताज़ीर का मीनिंग जो है अरबिक में सज़ा से है, punishment, any punishment given outside Holy Quran, punishment according to Pakistan Penal Code, that is ताज़ीर. Zana is a man and woman are said to have committed zana if they willfully have sexual intercourse without being lawfully married to each other. की कुछ definition है। इसी तरह ज़ना बिल जबर है, person is said to have committed ज़ना बिल जबर if he or she have sexual intercourse with the woman or man, as is in a case or to whom he or she is not validly married in any of the following circumstances, जो कि हैं against the will of the victim, without the consent of the victim, with the consent of the victim when the consent has been obtained by putting the victim in fear of death or hurt, with the consent of victim when the offender knows that the offender is not validly married to the victim, and the consent is given because the victim believes that the offender is another person to whom the victim or believe herself or himself to validly married. ये जना बिल्कुल की प्रॉपर पूरी डेफिनेशन है। Mosan क्या चीज़ है? Mosan, a Muslim male who is not insane and has sexual intercourse with an adult Muslim woman who at the time had sexual intercourse with her was married to him and not insane. इसी तरह जो है Muslim adult woman who is not insane and had sexual intercourse with a Muslim adult male who is at the time had sexual intercourse with him was married to her and was not insane. ये मोसान कहलाता है। पनिशमेंट जो है वो जना की बेसिकली क्या है? इफ ही और शी इज अ मोहसान वी स्टोन टू डेथ एट अ पब्लिक प्लेस। ये इसकी मोहसान अगर है तो स्टोन टू डेथ होगी पब्लिक प्लेस में, और अगर वो मोहसान नहीं है देन जो है पनिश एट अ पब्लिक प्लेस विद whipping numbering 100 in days of slavery जो है half the number of lashes will be 50 whips. एग्जाम्पल जो है इसकी डिसीजन बाय द ट्राइबल हेड्स
law in the UK, like dowry, ये इंडिया में बहुत कॉमन है, मैरिजेज इन द सेम ट्राइबल, पोलीगेमी, वनी, ये सिंध में बहुत ज़्यादा कॉमन है। रूरल एरियाज में लाइक अर्बन की सोसाइटीज़ में भी, पाकिस्तानी एरियाज की कंट्रीज़ में ओल्ड कस्टम लाइक द वनी आर द फोर्स मैरिज ऑफ अ गर्ल टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट जनरेटेड थ्रू द मर्डर, द एल्डर्स ऑफ द एल्डेस्ट जो गर्ल है the option that Samara and the Bani prevent further bloodshed and are the best conflict resolution. The tribal tradition makes the life of thousands of girls a hell every day. Karokari जो है वो is a type of premeditated honor killing है which originated in rural and tribal areas of Sindh, Pakistan. Homicidal acts are primarily committed against women who are thought to have brought dishonor to their family by engaging in illicit premarital or extramarital relation. In order to restore this honor, a male family member must kill the female in a question. कारोबारी है, हमने बात की थी कॉमन लॉ की, फिर आ जाता है स्टैट्यूट लॉ। व्हाट इज स्टैट्यूट लॉ? बॉडी ऑफ लॉ वेदर क्रिमिनल और सिविल, इट इज इन्फोर्स्ड बाय द लेजिस्लेटिव जो बॉडी है उसने इन्फोर्स किया है of a representative government or by the ruler. If it is passed by the assembly, it is known as act. And if it is passed by the ruler, then it is called ordinance. It's of two types: civil law and criminal law. Civil law is the law that deals with the rights of citizens, such as जो matrimonial cases हैं, medical, हमने बात civil cases की थी, वही वाले सारे cases, medical negligence के cases civil में आते हैं, landlord के disputes, property से related matters हैं वो civil में आते हैं। Criminal law includes a crime and its punishment. Courts of law are the places where people bring their grievances against others to seek remedies. When an individual is accused of a breach of criminal law or a contract, the complaint is brought before the court of law for the trial and decision upon the issue. A judge presides over the hearing and records all the evidence in writing presented by him by both the parties. He finally concludes the proceeding, given his decision in writing. His conclusion is called a judgment. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स पाकिस्तान में जो है सिविल हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स है, शरीफ कोर्ट की साइड बाई साइड जो है उसका भी रोल है। कोर्ट्स की जो हैं प्रेजेंट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स have three trials: court of first instance, court of second instance and court of third instance. Court of first instance क्या है? Court of first instance has a small jurisdiction consisting of a ilaka and a hears cases which are of ordinary nature. Such courts is presides over by a magistrate for criminal cases and civil judges for civil cases. Court of second instance is the court above the court of first instance. उससे ऊपर के लेवल पे हैं is a wider jurisdiction spread over the whole district. इसमें पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो शामिल हो जाएगा। इसका जो लेवल है उससे फर्स्ट इंस्टेंस वाला जो है स्मॉल जुरिडिक्शन को कवर करेगा, स्मॉल एरिया इलाके को कवर करेगा। सेकेंड इंस्टेंस वाला है वो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा। वाइडर जुरिडिक्शन जो है उसकी पूरी इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस for the cases both the civil and criminal nature, which are far from serious and important as compared to the cases of first instance. First instance civil से जो cases हैं उससे जो आपके कहीं थोड़े serious, थोड़े बड़े, थोड़े ज़्यादा से जिनका criminal nature है वो वाले जो हैं आपके second instance में डील होंगे, cases को रिपोर्ट होंगे। Additionally, it gets appeals against the decision of the court below it. Below it से मुराद फर्स्ट इंस्टेंस वाली केस है। फर्स्ट इंस्टेंस में अपील लेट्स सपोज कोई केस फील हुआ है, कोई केस प्रेजेंट हुआ है और उसमें कोई डिसीजन लिया गया, ठीक है। सेकेंड इंस्टेंस में आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कि मुझे इस डिसीजन जो है में जो है वो डाउट है, मुझे इसका डिसीजन जो है वो में कोई भी ऐसा है कि मैं इसको नहीं मानता, कि अब आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है आप अपील कर सकते हैं। तो आपको उसमें अपील के बाद आपके पास राइट है कि आप कोर्ट ऑफ सेकेंड इंस्टेंस जो है वो अगले लेवल पे बड़े डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जाके अपने केस उसको अपील कर सकते हैं उस डिसीजन को। कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टेंस जो है वो हाई कोर्ट है, द हाईएस्ट इन द प्रोविंस एंड इज presided over the judges of the High Court. The court has both criminal and civil jurisdiction and hears mainly appeals against the decision of the court below it.
हाई कोर्ट में सारे वो वाले केसेस आएंगे जो कि बड़े लेवल के केस हैं सिविल और जो है क्रिमिनल जुरिडिक्शंस को, के अलावा जो फर्स्ट इंस्टेंस वाली कोर्ट और सेकंड इंस्टेंस कोर्ट के जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट अपील अगर कोई करना चाहता है तो वो भी हाई कोर्ट में डायरेक्टली जो है वो अपील करेगा। कोर्ट ऑफ थर्ड इंस्टेंस जो है वो बेसिकली हाई कोर्ट है। नेक्स्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आपके आ जाती है, हाईएस्ट कोर्ट है। It is located in Islamabad. It deals with the referred cases of appeal against High Court, function in supervisory and the law declared by and binding on all the courts of Pakistan. It can pass any sentence. कोई भी नहीं सजा दे सकती है और जो है आपकी हाई कोर्ट के केसेस के अगेंस्ट अगर किसी ने कोई अपील करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में। High Court located in the capital recommends it can pass and sentence authority by the authorized by the law when a section 30 magistrate passes a sentence of imprisonment of more than 4 years. Its appeal lie with the High Court. High Court has both criminal and civil jurisdictions and hears mainly the appeal against the decision of the court laureate. Session courts basically क्या चीज़ है? Session court this is the court of original jurisdiction as well as the court of appeal. As the court of original jurisdiction, it tries all those offences which are punishable with death. Usually, it is asked in Baba that a session judge can can give a punishment of death. The session judge can give punishment of death, but it has to be confirmed from the High Court before its execution. ठीक है, उसको जो है वहाँ से ऑर्डर कंफर्म अपना कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से, अदरवाइज जो है उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो जो है वो पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट जो है वो भी ऑर्डर कर सकता है आपका सेशन जज जो है। सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट कोर्ट इज इन फैक्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट who has been provided with the additional powers by the law. They can fine to which there is no limit, like unlimited fine जो है वो दे सकता है, कर सकता है। इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम अप टू 7 years, 7 साल की सजा दे सकता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो दे सकता है और विपिंग जो है वो थोड़े मारना वाली सजा ये वो कर सकता है, दे सकता है। Nobody, before mentioning about the code of other magistrate, it is important to know that since 12th October 1982, a change has been made in section 30 of Criminal Procedure Code, which deals with the power of magistrates. So the power mentioned are the latest one. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो पावर ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इम्प्रिजमेंट दे सकता है नॉट एक्सीडिंग 3 years, फाइन जो है नॉट एक्सीडिंग 15,000, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और विपिंग, ये सारी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसके पास पावर है जो कि ये सजाएं दे सकता है। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है उसके पावर जो है वो सेकेंड क्लास की हो, इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year और फाइन जो है वो 5,000 का फाइन जो है मुआवजा कर सकता है। Third class magistrate power of third class magistrate are imprisonment not exceeding 1 month, 1 month से कम जो है imprisonment, फाइन नॉट एक्सीडिंग 1,000 से जो है वो ज़्यादा का फाइन नहीं करेगा वो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। इसके अलावा हमने बात की थी अदर कोर्ट्स में, ठीक है। एक तो हमने कहा कि जो है वो हमारे सिविल और क्रिमिनल लॉ के साथ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स हो गए। इसके अलावा हमने कहा अदर कोर्ट्स, अदर वाली कोर्ट्स जो हैं वो ये वाली हैं, लेबर कोर्ट्स है, जुवेनाइल कोर्ट्स है। लेबर कोर्ट्स कौन सी हैं? दीज आर द कोर्ट्स विद केसेस ऑफ लेबरर्स, बेसिकली जो लेबर्स हैं वर्किंग इन फैक्ट्रीज आर tried, such as compensation cases due to any disability as a result of any factory hazard। ठीक हो गया, तो कोई भी फैक्ट्री हैजर्ड उनको अगर कोई होता है, कोई उसकी वजह से फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से डिसेबिलिटी हो गई, किसी की फिंगर, किसी का हाथ, किसी को पाँव, आइज़ जो है वो चली गई, तो लॉ में उनकी कंपनसेशन, उनके ऑर्गन की डिसेबिलिटी से रिलेटेड कंपनसेशन दी हुई है, ठीक है, लेबर्स की। तो वो कंपनसेशन जहाँ डिवाइड होती है, जहाँ उनको दी जाती है, पहले उनका वो ऑब्वियसली डॉक्टर जो है वो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के देते हैं, उनका प्रॉपर चेकअप किया जाता है कि डिसेबिलिटी कब, क्यों, कैसे हुई, इधर डिसेबिलिटी हुई, ये ट्रीट हो जाएगी कि नहीं होगी, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती हैं, ये डॉक्टर के बिहाफ पे सब कुछ डिसाइड होता है, उनको प्रॉपर
हॉस्पिटल सेटअप ही उनका चेंज अलग बनाया हुआ है, जहाँ पे इनको रेफर किया जाता है लेबर कोर्ट्स में जो भी केसेस आते हैं, वहाँ वहाँ से इशू किया जाता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। वो उसके बेस के ऊपर जो है वो फिर उस डॉक्टर को बुलाया भी जाता है कि अगर अच्छा आपने इनका चेकअप किया, इनको क्या आपने एविडेंस, क्या आपके पास जो है वो इसके रेफरेंसेस हैं कि आप ये डिसेबिलिटी है, ठीक हो जाएगी नहीं होगी। उसके बाद जो है इनको जो है वो कंपनसेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। कंपनसेशन बेसिकली जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, या कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ कि अगर उनके कोई चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं जो कि इसी तरह 15 साल से ऊपर की एज में, तो उनको उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट में जॉब जो है वो दे दी जाती है। डिफरेंट टाइप की कॉम्पनसेशन जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी जिस फैक्ट्री में वो काम करें वहाँ वहाँ की क्या जो है वो उन्होंने अपनी वो रखी हुई है, अपनी उन्होंने भी तो कुछ रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हर जगह का वेरी करेगा, डिफरेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग की कंपनसेशन जो है वो डिसाइड की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेबर कोर्ट्स में की जाती हैं। जुवेनाइल कोर्ट्स यूजुअली लेडीज़ जो हैं besides over juvenile courts and try juvenile offender. Juveniles are children below 15 years of age. They are tried under Children Act. Is kept at reformatory jail up to the 18 years. No hanging is done to one up to the 18 years of age, and to anyone above if he was under 18 years at the time of commission of offence. इसके अलावा शरीयत कोर्ट है, हमने कहा जुवेनाइल कोर्ट्स हैं, हमारी शरीयत कोर्ट हैं, या लेबर कोर्ट्स हैं। शरीयत कोर्ट है, द पनिशमेंट्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, कुरान और सुन्नह के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट्स डिसाइड की जाती हैं शरीयत कोर्ट में हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट्स भी हैं, पंचायत कोर्ट्स हैं स्टिल प्रेजेंट इन द ट्राइबल एरियाज, पनिशमेंट्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइब। मार्शल लॉ कोर्ट्स हैं, दे कैन गिव एनी पनिशमेंट ड्यूरिंग मार्शल लॉ। या स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स हैं जहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड जो है मिलिट्री के इश्यूज जो हैं वो डील किए जाते हैं। पनिशमेंट ऑथराइज बाय द लॉ, दीज आर पनिशमेंट जो कि लॉ ने थ्रेटन है, डेथ हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकती है, फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, पूरी जिसे कहते हैं कैद व मशक्क़त, पूरी ज़िंदगी के लिए कैद व मशक्क़त, लाइफ इम्प्रिजमेंट रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, फॉर्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली जाए। ठीक हो गया। फाइन, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स, ये हो सकता है। समन बेसिक हम असल में ये चैप्टर जो है वो थोड़ा रैंडम ही है, हम इसमें जो है लीगल प्रोसीजर्स डेफिनेशंस का ये चैप्टर है, इसमें जो है ऊपर नीचे चीज़ें जो है वो रैंडमली आती हैं। समन, या समन का दूसरा नाम सबीना जो है, सबीना भी समन का नाम है। अक्सर एमसीक्यूज़ में कोई स्टेटमेंट दी होती है तो उसमें समन की बजाय सुपीना लिखा होता है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि समन का ही दूसरा नाम सुपीना भी है। A summon is a written order issued by the court of law calling upon a person to whom it is directed to appear before the court for a certain reason। ठीक हो गया। क्या है कि एक रिटन ऑर्डर है जो कि कोर्ट ने इशू किया है, calling upon a person to whom it is directed to appear before the court for a certain reason। क्या रीज़न हो सकती हैं for a certain reason, जिनमें क्या है कि to give evidence, कि उसको बुलाया जाए या एविडेंस to produce some document। हो गया कि आपने जो भी अपनी स्टेटमेंट दी, कुछ आपने रिकॉर्ड करवाया एविडेंस, प्रूव करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाएं, चाहे वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हों चाहे वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स हों। ठीक हो गया। तो appear in a case in which he is accused of committing a crime, उसमें कोई इस तरह का कोई केस क्लियर हो जिसमें वो एक्यूज है। ठीक है क्या, एज एक्यूज जो है वो उसने कमिट किया है क्राइम, तब उसको बुलाया जा सकता है फेयर होने के लिए। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं समन में आती हैं। समन का अक्सर डेफिनेशन के नोट आ जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। समन के साथ रिटन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कॉलिंग अपॉन अ पर्सन टू whom it is directed to appear before the court for a certain reason। Reasons क्या हैं? to give evidence, to produce some documents, appear in the case in which he is accused of for committing a crime। देन आ जाता है हमारा
हमारा इनक्वेस्ट। इनक्वेस्ट क्या चीज़ है? इनक्वेस्ट बेसिकली इन केसेस ऑफ अननेचुरल, sudden or suspicious death, the investigation in the case of death is necessary. Such investigation is known as inquest, or in other words, inquest can be defined as a legal inquiry in the case of death which is natural, sudden, suspicious. Types of inquest in Pakistan are the police inquest, judicial inquest. In only three use that is legal inquiry in case of unnatural, unexplained and unexpected death. जो है वो इनक्वेस्ट में ये तीन न्यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो अननेचुरल हो, अनएक्सप्लेन हो और अनएक्सपेक्टेड डेथ हो, सडन हो, सस्पिशियस डेथ हो। इन्वेस्टिगेशन डेथ की बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंक्वेस्ट कहलाती है। सच काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है जिसमें आपकी लीगल इंक्वायरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। लीगल इंक्वायरी जो है वो किन केसेस में यूजुअली की जाती है? तो ऐसे केस कि अचानक से कोई सस्पिशियस डेथ हो गई, सडनली किसी की डेथ हो गई, या कोई अननेचुरल, नेचुरल डेथ तो आपके आ जाती है ड्यू टू सम डिजीज, जो हॉस्पिटल डेथ यूजुअली होती हैं वो नेचुरल में आ जाती है। अननेचुरल में आ जाती हैं आपके कोई ट्रॉमाटोलॉजी का केस, ट्रॉमा से रिलेटेड कोई हो गया, कोई पॉइजनिंग का केस हो गया, अननेचुरल में जितने भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनक्वेस्ट कहलाती हैं। थ्री यूज़ ये निभाने के लिए, याद करने के लिए आसानी होगा कि थ्री यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लीगल इंक्वायरी जो हम जिसे हम इनक्वेस्ट कह रहे हैं उसके लिए कि वो अननेचुरल होना चाहिए, अनएक्सप्लेन होना चाहिए और अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। तीन यूज़ हैं। पुलिस इंक्वेस्ट क्या है? हमने बात की कि पुलिस इंक्वेस्ट है और हमारा है जुडिशियल इंक्वेस्ट। पुलिस इंक्वेस्ट इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। The police officer are authorized under the section 174 of the Criminal Procedure Code to hold inquest in case of sudden, unnatural, and accidental death or those occurring under suspicious circumstances. The police officer is authorized to summon the witness under section 175 of the Criminal Procedure Code, and every person so summoned is brought to answer truly all questions other than the question, the answer of which would have tendency to expose him to a criminal charge. It must be remembered that the object of inquest is merely to ascertain the cause of death and should not be extended for the purpose of finding out the person who caused the death. So ये आपकी पुलिस इंक्वेस्ट की एक्सप्लेनेशन है। इन केस ऑफ कॉग्निसेबल ऑफेंस लाइक फायर आर्म इंजरी हो गया, रेप का केस हो गया, सर्जरी हो गया, ठीक है, ये कॉग्निसेबल ऑफेंसेस हैं। The individual is sent by the police officer direct to the nearest medical legal officer for examination along with his statement and requisition in case of non-cognizable offence such as non-cognizable offence like to simple hurt हो गया. The injured person being brought to the medical legal officer direct or to a police officer or to the magistrate court after filling a affidavit, a statement written under the oath, for example, examination and report. बेसिकली हम यहाँ थोड़ा सा इसको डीप करेंगे कि कॉग्निसेबल और नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस कौन कौन से हैं। कि नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस हो जाते हैं कोई भी सिंपल हर्ट से रिलेटेड, कोई छोटी मोटी इंजरी, कोई फाइट हो गई, कोई फिजिकल जो है वो ट्रॉमा हो गया, इस तरह की जो आपकी फिजिकल फाइट हो गई, यूजुअली लड़ाई हो गई, कोई असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट तो आपका कॉग्निसेबल ऑफेंस में आ जाता है। फायर आर्म इंजरी, रेप का केस, सेक्सुअल ऑफेंस का, सॉडमी का, ये सारे बड़े बड़े जो कॉग्निसेबल ऑफेंस हैं जिनमें सज़ा देनी ही देनी होती है, जो सज़ा के काबिल हैं, कंफर्म उनके ऊपर सेक्शंस लगते हैं, वो ये बड़े वाले केस कॉग्निसेबल में आते हैं। और जो सिंपल छोटे मोटे केस, सिंपल हार्ट के एक हो गया, एग्रेजन ट्रॉमा, कोई इस तरह की चीज़ हुई, एग्रेजन हो गया, ब्रूज हो गया, सेक्शन 21 में भी से रिलेटेड जितने भी L21 जो सेक्शन है उसमें जितने केस कॉल होते हैं सिंपल हार्ट के, ब्रूज हो गया, एब्रेजन हो गया, ये नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस ड्यूरिंग फाइट, तो क्योंकि दो बंदों की लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो सारे नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस हैं। फिर प्रोसीजर जो है वो ये है कि जो एक अथेंटिक प्रोसीजर लॉ ने डिसाइड किया है कि इंजर्ड पर्सन जो है वो या तो डायरेक्टली मेडिको लीगल ऑफिसर के पास, मेडिको लीगल जो क्लिनिक हमने कहा ना, एक
जो मेडिसिन का जो भी गवर्नमेंट सेटअप का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक मेडिको लीगल केसेस के लिए मेडिको लीगल क्लिनिक होना चाहिए। तो क्लिनिक मेडिको लीगल होना ज़रूरी है। वहाँ पे वो बंदा मेडिको लीगल ऑफिसर के पास डायरेक्ट जाएगा या वो थ्रू पुलिस जाएगा, पुलिस को अपने साथ लेके जाएगा, या वो डायरेक्ट वहाँ जाके वहाँ से वो एमएलसी फॉर्म जो है वो लेके और जो है उसको फिल करेगा। उसके ऊपर मजिस्ट्रेट कोर्ट से एफिडेविट साथ एफिडेविट फिल करके वो लगाएगा और जो है वो पुलिस स्टेशन में जमा करवा देगा अंडर स्टेटमेंट, अंडर द ओथ जो है ये बेसिकली लेना है। और उसके बाद उसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, उसने क्लेम किया कि ये हुआ, मुझे फलानी जगह पे हर्ट हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो उसके ऊपर सेक्शन लग के और उसके अगेंस्ट जो है वो मेडिको लीगल केस बनवाना चाह रहा है। तो ये तो हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हमने कहा तो जो बड़े वाले हैं जिसमें जो सज़ा के काबिल वाले हैं, जो फायरआर्म हो गया, फायरआर्म हुआ, रेप सोडोमी का केस हुआ, उसमें बेसिकली इंडिविजुअल तो पुलिस भेजेगी, पुलिस ने ऑफेंडर को जो है अपने साथ ही पुलिस ही लेकर आएगी, डायरेक्ट लेकर आएगी, मेडिकल लीगल ऑफिसर खुद लेकर आएगा एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर रेप का केस है और फीमेल है तो फीमेल जो है कांस्टेबल का होना साथ ज़रूरी है, और वो अपने सेक्सुअल ऑफेंसेस में सारा प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, आपको याद होगा। फीमेल अटेंडेंट का होना, फीमेल नर्स का होना ज़रूरी है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ इसमें अप्लाई होता है। जुडिशियल इंक्वेस्ट क्या है, हमने ये बात की थी पुलिस इंक्वेस्ट। जुडिशियल इंक्वेस्ट, व्हाट इज जुडिशियल? This means an inquest conducted by the magistrate in certain cases of unnatural death, where it is suspected that the police are in the same way or the other responsible for the death of the individual। ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट में जुडिशियल केसेस वो वाले केसेस बनते हैं जिसमें आपको कह रहे हैं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट भी बीच में आ रही है। तरह के केसेस जिसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, कोई इस तरह के केसेस जहाँ अननेचुरल डेथ्स हो रही हैं, सस्पेक्टेड दैट द पुलिस आर इन द सेम वे और द अदर रिस्पॉन्सिबल, पुलिस मिली हुई है, या वो कह रहे हैं कि पुलिस से कोई इस तरह का केस हो गया, कोई ड्यूरिंग इंक्वायरी जो है डेथ जो है जेल में से हो गई, ये वाले सारे केसेस जुडिशियल इंक्वेस्ट के अंडर इन्वेस्टिगेशन आते हैं। उनकी लीगल इन्वेस्टिगेशन जो है वो मजिस्ट्रेट में होती है। एग्जाम्पल जो है डेथ ऑफ कन्विक्ट इन अ जेल और अ मेंटल हॉस्पिटल में भी जितने भी केसेस अगर होते हैं तो वो भी डायरेक्ट पुलिस ने कंडक्ट नहीं करने, मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं। डेथ ऑफ पर्सन इन पुलिस कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा था तो उसकी भी डेथ हो गई, चाहे वो अंडर ट्रायल ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसी में था या सज़ा उसको मिल चुकी थी, तब भी वो जुडिशियल में ही उसको देखना है, सॉरी मजिस्ट्रेट ने ही उसको हैंडल करना है। डेथ ऑफ पर्सन ड्यूरिंग पुलिस इंक्वायरी, डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस फायरिंग, जो ये पुलिस फायरिंग है उसमें कोई इस तरह की डेथ किसी की अगर हो जाती है तो वो भी मजिस्ट्रेट ने उस केस को डील करना, जुडिशियल इंक्वेस्ट कहलाता है। Exhumation cases in other countries there is only there are other types of inquest known as coroner inquest, like the यूके में है। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट जो कि यूएसए में है, मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट होता है। तो ये डिफरेंट जो है वो मेडिकल लीगल सिस्टम्स हैं। Offense basically क्या है? Any act or omission made punishable by the law for the time being imposed, that is offense। Cognizable offense होता है, non-cognizable होता है। Cognizable जो है वो means any offense for which the police officer may arrest the offender without warrant। ठीक हो गया, without warrant। तो इतना बड़ा offense हो गया, लाइक हमने पहले बात की इसके एग्जाम्पल की, रेप का केस हो गया, सोडोमी का केस हो गया, सेक्शन ऑफेंसेस, फायरआर्म हुआ, उसको बुलेट वगैरह लगी, तो ये वाले जो केसेस हैं उसमें उनको वारंट की ज़रूरत नहीं है। विदाउट वारंट ही आप उसको अरेस्ट करेंगे तो ऑफेंडर को, वो कॉग्निजेबल में आते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में मीन्स एनी ऑफेंडर फॉर व्हिच द पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट द ऑफेंडर विदाउट अ वारंट। ठीक है, छोटा मोटा किसी ने किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाया, कोई हर्ट का केस हो गया या इंजरी से रिलेटेड केस हो गया तो वो नॉन कॉग्निजेबल हो गया। तो एमएलसी कटेगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, देन जो है वो डिसाइड होगा कि ऑफेंडर को, फिर वो वारंट जारी करेंगे उसको और फिर आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। विद वारंट आप अरेस्ट करेंगे, दैट कम्स अंडर द नॉन कॉग्निजेबल। वारंट बेसिकली क्या चीज़ है? ये वारंट जो है मीन्स रिटन
authority under hand and seal. It is used for the arrest of a person or a persons for the use of forcible production of a offender in the court of law. बेसिकली एक रिटन फॉर्म में अथॉरिटी है जो कि पुलिस के पास है, और ये जो लिखी होती है अंडर हैंड लिखी हुई है, उसको सील किया होता है यूजुअली अरेस्ट करने के लिए किसी एक बंदे को या बंदों को, या मतलब एक किसी एक क्रिमिनल का भी हो सकता है, और ये वारंट जो है वो एक किसी ग्रुप फॉर्म ऑफ मैनी पीपल का भी हो सकता है कि आपके पास वारंट है, लेकिन सब लोगों को, मतलब एक ग्रुप है पूरा, उसको गिरफ्तार करना है, उनको पकड़ना है, स्टडी में लेना है। तो आप सिंगल बंदे का नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा कि वो अगर 10 बंदों का वारंट है तो आप 10 डिफरेंट एनवेलप में 10 वारंट लेके जाएंगे, तो वो एक ही वारंट में सबके सब 10 के 10 का वारंट हो जाएगा, या किसी एक बंदे के नाम का होगा तो वो उस स्पेसिफिक उस बंदे को ही अरेस्ट किया जाएगा। इसी तरह डेफिनेशन है ओथ की, हमने बात की थी ओथ है, अंडर ओथ ये चीज़ की जाती है। Witnesses are examined upon oath or affirmation under provision of Oath Act. The usual form of oath is the evidence which I shall give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth. So help me God. ये इस तरह स्टेटमेंट स्टार्ट की जाती है बेसिकली। That is the affirmation under provision of Oath Act, that is oath. Perjury क्या चीज़ है? Perjury means the willful utterance of the falsehood under oath. Yeah. Conduct money amount paid to the witness for travelling, like by party calling in a civil case. In a criminal case, the court pays the conduct money, but the doctor has to comply even without conduct money. But in such cases, we should not forget to collect money. अटेंड और अटेंडेंस सर्टिफिकेट, जब आप 700 अटेंड करते हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप जो है वो कंडक्ट मनी जो है वो उनसे अपने ट्रैवलिंग जो अलाउंसेस हैं, अपने चार्जेस जो हैं वो कोर्ट से आप ले सकते हैं बिना डॉक्टर। और इसी तरह आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट, क्या आप कहाँ पे आए थे, अपना एविडेंस अपने रिकॉर्ड करवाया, आप प्रेजेंट थे, तो ये दोनों चीज़ें लेनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा है एविडेंस वाला टॉपिक। एविडेंस बेसिकली क्या है? फैक्ट और इंफॉर्मेशन इन एन इशू इन अ केस which a witness is capable of perceiving through any of his own senses: vision, hearing, smell, taste, or touch. It is presented to the court after taking of an oath. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोर्ट में प्रेजेंट ये होगी आफ्टर अंडर द टेकिंग ऑफ एन ओथ। ओथ लेने के बाद इसका अगर हम बात करेंगे तो एविडेंस की स्टेजेस की, तो पहले ही जो इसका स्टेप है जो है वो है ओथ टेकिंग ओथ। अंडर ओथ जो है आपने जो है बाकी सारे इसके जो है स्टेप करने हैं कि आपने एविडेंस रिकॉर्ड करवाना है, एग्जामिनेशन करना है, री एग्जामिनेशन करना है, जो जितने भी स्टेप्स हैं वो अंडर टेकिंग ओथ जो है हमें चाहिए। It's a fact or information in an issue, in a case, which a witness is capable of perceiving through any of his own senses, that would be vision, hearing, smell, taste, or touch. It is presented to the court of law after taking of an oath. A fact or information after its presenting to the court of law by the witness is called testimony. वही फैक्ट या इंफॉर्मेशन जब ये कोर्ट को प्रेजेंट कर दी जाएगी, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट कर दी जाएगी, तो बाय द विटनेस जो रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा वो उसका एविडेंस, दैट रिटन फॉर्म इज कॉल्ड टेस्टिमनी। विटनेस आर ऑफ टू टाइप्स। हमने कहा कि विटनेस जो है ने अपनी फैक्ट या इंफॉर्मेशन जो देनी है, जो एविडेंस देना है, तो विटनेस दो तरह के हो सकते हैं, दैट कुड बी अ कॉमन विटनेस एंड एक्सपर्ट विटनेस। मेरा ख्याल है इसका, हाँ यहाँ पे हमारा लेक्चर ये मैंने एविडेंस नेक्स्ट लेक्चर में डाला है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। कॉमन विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस ये, और इसके बाद हमारी स्टेजेस थी एविडेंस की। एविडेंस बहुत छोटा सा इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है।
लेकिन इतना इजी है कि आप लोगों को जब भी इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप लोग यही कह रहे होते हैं सबूत, एविडेंस सबूत, एविडेंस सबूत। एविडेंस की जब डेफिनेशन पूछी जाए प्लीज आप डेफिनेशन सुनाए ना इसकी। अफेक्ट और इंफॉर्मेशन इन एन इशू इन अ केस इन विच अ विटनेस इज कैपेबल ऑफ परसीविंग थ्रू एनी ऑफ हिज ओन सेंसेस, जो कि है विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और पांच जो सेंसेस के थ्रू उसने परसीव की इंफॉर्मेशन या कोई फैक्ट उसने परसीव किया, ठीक है, उस विटनेस ने, ठीक हो गया, दैट एविडेंस व्हेन प्रेजेंटेड टू द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर टेकिंग एन ओथ, इसको हम एविडेंस कहेंगे। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आप लोगों ने सुनानी है। हमने विटनेस की बात की कि कॉमन विटनेस हो सकते हैं, एक्सपर्ट विटनेस। कॉमन विटनेस में आ जाते हैं आपका कोई भी लेमैन जिसने अपने जो है किसी भी सेंसेस से जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन फैक्ट या कुछ भी परसीव किया, वो कॉमन विटनेस में फॉल करेगा। जबकि एक्सपर्ट में आ जाता है कोई ऐसा एक्सपर्ट जिसके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है, लाइक बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग कोई एक्सीडेंट हुआ तो आप कोई फायर आर्म का केस था, वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है जिसको व्हीकल से रिलेटेड नॉलेज है, वो अपना कुछ नॉलेजेबल बंदा जो है वो एक्सपर्ट विटनेस की कैटेगरी में, वो कॉमन और एक्सपर्ट दोनों में आएगा। कॉमन के थ्रू उसने जो भी फैक्ट या इन्फॉर्मेशन परसीव किया वो देगा। एक्सपर्ट में वो अपनी एक्सपर्टीज जो उसके पास जो नॉलेज है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है, लाइक बीइंग अ डॉक्टर अगर उसके पास नॉलेज है, ट्रॉमेटोलॉजी से उसको कुछ आइडिया है, अच्छा ये केस हुआ, ये केस है तो ये इंजरी अगर उसको लगी है, लैसेरेटेड वुंड है, डीप वुंड है, या बुलेट उसको लगी, फायर आर्म का केस है, वो इस चीज़ के ऊपर कमेंट कर सकता है। वो एक्सपर्ट कॉमन दोनों तरह का विटनेस होगा, ठीक है। तो ये हमारे विटनेसेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे एविडेंस का टॉपिक, और बाकी इससे रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड और जितनी भी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बाकी जो है आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लगना चाहिए, वैसे लॉ पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है बच्चों को। आई थिंक इट्स ईजी टॉपिक। बाकी ये आप लोग रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को याद आ ही जाएगा। तो आपके इसके टेस्ट भी दो तीन दफ़ा मेरा पहले इसके टेस्ट हो चुके हैं, 2 टेस्ट हुए थे इसके। आई थिंक सो पे आप लोगों को आसान ही लगेगा। बाकी इसमें और जो टॉपिक हैं वो पीएमडीसी से रिलेटेड टॉपिक हैं। अब कहने को ये जब लास्ट टाइम भी पढ़ाया था तब भी पीएमडीसी में बहुत चेंजेस हो रही थी, तब तो रिजॉल्व भी हो रही थी। अगेन अब पीएमडीसी दोबारा आ गई है, पीएमसी आई थी, पीएमडीसी आ गई दोबारा। तो चेंज हो रहे हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। अभी तो कुछ नया सब सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो लेकिन बात यही है कि जो चीज़ें हमारी बुक्स में दी हुई हैं, थोड़ा सा ये इस तरह की है कि अब जो पुरानी चीज़ें दी हुई हैं, ये बुक्स भी हमारी रिन्यू नहीं हुई थी, कब से अपडेट नहीं हुई थी बुक्स। तो बुक्स में जो पुरानी चीज़ें दी हुई हैं हमने अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को वही वाली चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। बस फिर आप लोग करें इंशाल्लाह। पीएमडीसी का भी जो आप लोगों का नसीबा रवान में जिस तरह से दिया हुआ है, मेंबर्स एंड ऑल दैट, उसकी सारी चीज़ें, अब काफ़ी रूल्स चेंज हुए हैं तो हमें जो बुक में है वही वाला लिखना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। अपडेटेड चीज़ें जो हैं वो हम आप लोगों को साथ साथ बता देंगे, वो आप ऐड कर सकते हैं। जब आप वाइवा दें या आप लिखें तो आप उसको पुरानी चीज़ें भी बताएं जैसे बुक में मेंशन की हुई हैं, और उसके बाद आप बताएं कि अपडेटेड चीज़ें जो हैं वो इस तरह हैं, अब जो है वो चेंजेस ऐसे हुई हैं, अब नॉलेज जो है अपडेट हो गई। चलिए जी, टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में